इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हमारे दो सहयोगी उमा शंकर और कादम्नी शर्मा मौजूद हैं। उमा, कादम्नी, आप अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहे हैं, बताएं क्या क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, क्योंकि इसकी शिखर की शुरुआत तो एक तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये बोर्ड अब तक G20 का है, जाहिर सी बात है कि अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद देर सवेर ये G21 जो है ये हो जाएगा। तो अब जबकि अफ्रीका के 54 और देश और उनका जो यूनियन है वो शामिल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि G20 का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया है। अभी जो हम जिस हॉल में हैं, जहाँ से लगातार हम अपने दर्शकों के लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, यहाँ पीछे बड़े जो स्क्रीन्स हैं वो लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो हिंदी में भाषण दिया उसका अभी अंग्रेज़ी तर्जुमा के साथ उस भाषण को रिपीट किया जा रहा है। इसके पहले इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो चलाए जा रहे थे, क्योंकि अब जो बैठक हो रही है वो क्लोज डोर मीटिंग है और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो उनके प्रतिनिधि हैं वो डिस्कशंस कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। तो ये जो क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इसलिए अभी यहाँ जो पुराने जो अभी का जो बयान है प्रधानमंत्री का वो दिखाया जा रहा है और उसके साथ साथ कल्चरल इवेंट जो है वो दिखाया जा रहा है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल उमा, देखिए अब थोड़ी यहाँ पर ना मीडिया जो केंद्र है इसमें थोड़ी सी शांति हो गई है, क्योंकि अभी सब कुछ जो है वो क्लोज्ड हो रहा है, जैसा आपने भी बताया ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद। और यहाँ पर मैं और उमा अभी यही बात कर रहे थे कि जो झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं अलग अलग देशों के, इनमें झंडे जो हैं अब अफ्रीकन यूनियन के भी लगाए जाएंगे, उसमें संख्या बढ़ेगी। वैसे ये खुद में अपने आप में काफ़ी रंग बिरंगा है और जब अफ्रीकन यूनियन का भी झंडा इसमें जुड़ेगा तो एक भारत की लेगेसी, भारत की छाप उसमें ज़रूर नज़र आएगी। तो ये बेहद एक अहम फैक्टर है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो देशों के भी झंडे लगे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। जी, और जाहिर सी बात है कि झंडों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने भाषण में जिसका बार बार जिक्र किया और जिस बात पर जोर डाला वो ये है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इस दायरे के बढ़ने के साथ ही, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि हम मोबाइल फ़ोन पे क्या चेक कर रहे थे, तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि G20 के जो देश हैं उनकी जो अभी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 85 यानी कि 85% हिस्सा है। तो अफ्रीकन यूनियन के जुड़ जाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन वो 88% हो जाएगी। जहाँ तक जनसंख्या की बात है तो 5 अरब 40 करोड़ जो है वो जनसंख्या हो जाएगी। G20 इस ग्रुपिंग के देशों की जो आबादी है वो हो जाएगी। 75% जो व्यापार है वो बढ़कर 82-83% हो जाएगा। तो दायरा काफ़ी जो है वो बढ़ जाएगा और जाहिर सी बात है जो ग्लोबल साउथ की जिसकी बात करते थे, ये तमाम जो अफ्रीकी देश हैं वो ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं और उनके बीच जो है आपसी सहयोग G20 कंट्रीज जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं उनके साथ उनका सहयोग होगा तो उनको तरक्की करने में मदद मिलेगी और उनका जो विकास है वो भी होगा। जी, एक फैक्टर यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का है जो कि शायद सबसे बड़ा फैक्टर है अभी तक में, लेकिन जो बाकी चीज़ें पीएम ने यहाँ पर बोली हैं उमा, उनके बारे में भी बात करना बेहद ज़रूरी है। ट्रस्ट डेफिसिट की बात उन्होंने बोली है जो कि बहुत बड़ी बात है और ये महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने बोला नहीं है ये बात, ट्रस्ट डेफिसिट की बात। ट्रस्ट डेफिसिट की बात कहाँ कहाँ पर है? नॉर्थ साउथ के बीच में है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें लाने में भी काफ़ी जद्दोजहद भारत को करनी पड़ी है। उसके अलावा अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध देखें, उसने किस तरह से इसे डिवाइड कर दिया है, इस एक प्लेटफॉर्म को किस तरह से डिवाइड किया है वो भी साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रस्ट की ज़रूरत है। अब ट्रस्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ट्रस्ट जब नहीं है तो साथ एक कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है। कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है तो पूरी दुनिया को समस्या हो रही है, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे वो फूड क्राइसिस हो। इस तरह की क्राइसिस लगातार हो रही है और इसका असर जो है वो सिर्फ कुछ देशों पर या कुछ हिस्सों पर ना पड़ के बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुतेरेस वो कहते हैं कि बहुत नज़दीक फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, तो यही पुरानी समस्याएं जो है, क्योंकि ये समस्या, इन समस्याओं की जड़ जो है वो इतिहास में है। किस तरह से USSR डिवाइड हुआ, उसके बाद से इस तरह से अलग अलग देश बने और उसके बाद जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, फिर जो पश्चिम जो कोल्ड वॉर का एरा था, तो ये सब अभी दिख रहा है, उसके लिए नए सॉल्यूशंस की बात हो रही है।
जी देखिए, और ये जो बात है जो गुटेरेस का आपने जिक्र किया, उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया उसमें साफ तौर पे कहा कि भारत की जो अध्यक्षता है G20 की ऐसे समय में मिली जब दुनिया में बहुत ज़्यादा तनाव है, दुनिया में बंटवारा है, और यूक्रेन रूस युद्ध पर बार बार हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। बाली में जो G20 समिट हुआ था उसमें एक आम सहमति बन गई थी एक पैरा पे जिसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया था, लेकिन अब रूस और अमेरिका दोनों ने अपनी पोजीशन जो है वो काफ़ी कठोर कर लिया है, और दोनों का ये कहना है कि 2022 के बाद से हालात काफ़ी बदल गए हैं, इसलिए उस पैरा पर भी अब सहमति नहीं बन सकती जिस पैरा में ये कहा गया था और प्रधानमंत्री मोदी के उस कथन को उसमें शामिल किया गया था कि युद्ध का काल नहीं है। तो अब जो भारत मेजबानी कर रहा है और भारत एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है, और तमाम जो दोनों खेमे हैं दोनों के साथ भारत चलने की कोशिश कर रहा है, एक संतुलन बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उस सब के बावजूद अगर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन नहीं आता है तो एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इसलिए कल अमिताभ कांत जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो तैयार है, और उस पर आम सहमति शेरपा के स्तर पे तो बन गई है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके स्तर पे उनकी सहमति की ज़रूरत है, और विदेश सचिव ने ये उम्मीद जताई कि वो सहमति बन जाएगी। तो एक बड़ा अचीवमेंट है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का। और दूसरी जो अलग बात है वो ये कि क्या एक आम सहमति बन पाती है एक डिक्लेरेशन पे, तो ये अगर हो जाता है तो ये जो G20 जो सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत ने की वो एक इतिहास के पन्नों में वैसे एक स्तर पे दर्ज हो जाएगा। जी बिल्कुल। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि ऐसा है, वो भारत की भूमिका है। अगर आप देखें, भारत एक कॉलोनी था, भारत डेवलप्ड नेशन नहीं था, भारत जो है वो काफ़ी रूस के करीब था, लेकिन उस समय डिफेंस के सारे सब कुछ सामान वहाँ से आ रहा था। अब क्या बदला है? अब सारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई हुआ है, भारत सबसे तेज़ी से बदल रहा है, सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, प्रोजेक्शंस भी ऐसे हैं, और भारत एक ऐसे प्लेटफॉर्म की अध्यक्षता कर रहा है यहाँ पर जो कि दुनिया के आर्थिक रोड मैप को तय करता रहा है। तो ये एक बदलाव भारत की तरफ जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है, और ये भारत जो है ऐसा नहीं है कि एक सुपर पावर की तरह सबसे अलग थलग होकर चलने की बात कर रहा है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया जो है वो अपना कुटुंब है, ये इस तरह से लेकर यहाँ पर चल रहा है। तो बस अब इंतज़ार है, अभी कुछ देर में जब पहला सेशन खत्म होगा उसके बाद मीटिंग्स का दौर होगा, द्विपक्षीय बैठकों का दौर होगा, उसके बाद दूसरा सेशन चलेगा, उसके बाद भी जो बैठकें हैं वो होंगी, और कल जो है वो तीसरा सेशन होगा। जी बिल्कुल। और इसके बाद जो है नज़र उस बात पे रहेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई एक डिक्लेरेशन जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको कहा जा रहा है वो सामने आता है सर्वसम्मति से या नहीं।